चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में आज हमारा टारगेट है भाई, आज ये खत्म करके ही जाएंगे हम चैप्टर 1। चैप्टर भली 1 आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। सो आज हम ये खत्म कर देंगे। सो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का, दैट इज हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ज्योमेट्रिक मीन क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। सारी प्रॉपर्टीज वगैरह उसकी हमने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हार्मोनिक मीन, ठीक है। बट हार्मोनिक मीन पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीख लेंगे। उसके बाद क्यों हार्मोनिक मीन आया, क्या जरूरत पड़ी हार्मोनिक मीन की, जब ऑलरेडी ज्योमेट्रिक मीन था और जब ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन था, तो वो सब भी डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल ऑल्सो, ठीक है। वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, बेसिकली हार्मोनिक मीन जो है वो आया इसी वजह से कि वेनेवर जब भी हमको क्या करना पड़ता है, स्मॉलर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है सीरीज के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में भी ज्योमेट्रिक मीन को लेके भी एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे को स्मॉलर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एज कंपेयर टू हायर वैल्यूज, ठीक है, जो लार्ज नंबर है, लार्ज वैल्यूज है, उनसे ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंस अगर कैलकुलेशन करते समय किसको केस में देना है, स्मॉलर वैल्यूज को देना है, तो फिर उस केस में मेरे लिए सबसे अच्छा एवरेज, बेस्ट एवरेज जो रहता है वो कौन सा रहता है, हार्मोनिक मीन रहता है। सो हम निकाल के भी देख ही लेंगे इसको, कोई टेंशन की बात नहीं, हम निकाल के भी देखेंगे कि एग्जैक्टली में क्या फर्क पड़ता है, एक्चुअली में क्या फर्क पड़ता है, कि अगर वही प्रॉब्लम को हम अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करते हैं या वही प्रॉब्लम को अगर हम हार्मोनिक मीन से सॉल्व करते हैं तो आंसर में क्या फर्क पड़ता है और उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है डिसीजन पे, वो भी हम देखेंगे। बट पहले हम लोग निकालना सीख लेते हैं। एक बार निकालना आ जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं, निकालना आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। क्लियर। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी एक सीरीज ले लो और वो सीरीज में आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन निकाला कैसे जाता है, आओ देखते हैं। तो भाई सपोज करो ये सीरीज दी हुई है आपको 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी सीरीज ले सकते हैं। तो ये सीरीज हमको दी हुई है। तो सबसे पहले, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को ये x का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। रेसिप्रोकल निकालने का मतलब हो गया कि हमको ये 1/x करना पड़ेगा, मतलब x का रेसिप्रोकल मतलब 1/x, मतलब 1 से x को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 1/x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल, तो 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, ठीक है। तो बेसिकली 1/10 अगर मैं बोलूं तो 0.1 आता है। 1/20 आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं कितना आता है, 1/20 0.05, 0.05, 1/30 0.3333, रिकरिंग 1/40 0.025, 1/50 0.02, यहाँ पे गलत मत कर लेना। 1/5 जो है वो 1.2 होता है, बट 1/50 की अगर मैं बात करूँ तो 0.02 होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हमको 1/x निकालना है। बेसिकली 1/x निकालने के बाद हम लोगों को उसका ही क्या निकालना है, समेशन निकालना है। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ कि 1/x निकालने के बाद वही 1/x का रेसिप्रोकल का हमको क्या निकालना है, समेशन निकालना है। ऊपर भी आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने जानबूझ के एक ज्यादा स्टेप बढ़ा दी ताकि आपको क्लैरिटी से समझे। तो मेरे को 1/x का क्या निकालना है, समेशन निकालना है। उसके बाद मेरे को 1/x का क्या निकालना है, समेशन निकालना है, जो आप इजीली कैलकुलेटर पे जीटी की मदद से निकाल सकते हैं। सिंपली आप कैलकुलेटर पे अगर टाइप करोगे कि 1/10, तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, जीटी में चले जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 1/30 इज इक्वल टू 1/40 इज इक्वल टू 1/50 इज इक्वल टू। तो ये जो 5 टाइम आपने जी इज इक्वल टू दबाया अलग अलग केसेस में, सो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो जीटी में जाके क्या हो चुका है, सेव हो चुका है, ठीक है। आपका जो टोटल अमाउंट है वो जाके क्या हो चुका है, जीटी में जाके सेव हो चुका है, ठीक है। तो 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, सो बेसिकली ये जाके कहां पे सेव हो चुका है, जीटी में जाके सेव
हो चुका है, और वहां पे जाके आप 1/x का समेशन निकाल सकते हो। तो सिंपल जीटी फंक्शन यहाँ पे यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू हम अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो जीटी फंक्शन यूज करना यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर पे इसका डायरेक्टली 1/x निकाल सकते हो, तो ज्यादा आपको फिर हेडेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सीरीज देखो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। जीटी में आपका सेव हो गया, क्या सेव हो गया, तो ये नहीं, ये इतना दबाने के बाद आपने क्या दबाना है, जीटी दबाना है, तो आपका सब कुछ जीटी में सेव है। अब इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1/x का समेशन। मतलब बेसिकली आपको नीचे में आपके डिनोमिनेटर में 1/x का समेशन निकालना है, और ये उल्टा है। हार्मोनिक मीन इज बेसिकली सब कुछ उल्टा है इसके अंदर। ठीक है, हम हर चीज का डिवाइड करेंगे, जो नॉर्मल केसेस में नीचे डिवाइड होता था ये ऊपर डिवाइड होगा, तो बट जैसे n को आप नीचे में डिवाइड करते थे नॉर्मली अभी तक, तो वैसे ही आप हार्मोनिक मीन के केस में क्या करोगे, n को ऊपर डिवाइड करोगे, n को क्या करोगे, ऊपर डिवाइड करोगे। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके ओके, तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसमें सब कुछ उल्टा करना रहता है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। 1/10 मेरे साथ साथ 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू, ठीक है, पूरा आंसर जीटी में आ चुका है। सो बेसिकली जो नीचे का आंसर है वो ऑलरेडी जीटी में आ चुका है। ठीक है, सो डायरेक्टली आप ऊपर एन दबा के देख लो, एन कितना है आपका, सर 1 2 3 4 5 है। सो मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा 5 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला पार्ट कहाँ पे सेव है मेरा, जीटी में सेव है, नीचे वाला पार्ट मेरा कहाँ पे सेव है, जीटी में सेव है, तो जीटी दबा दूंगा एंड गेट द आंसर इज 5 अपॉन, एक सेकंड और एक बार कर लेते, 1/10 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 1/30 इज इक्वल टू 1/40 इज इक्वल टू 1 जो नीचे वाला अमाउंट है वो आपको कुछ आ रहा है 0.22833 रिकरिंग। ठीक है, तो 33 इज रिकरिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमको अब इसको क्या करना है, सो मेरा कुछ आंसर आ रहा है 21.90, मैंने राउंडेड ऑफ करके निकाला है, तो मेरा हार्मोनिक मीन आ रहा है इस केस में 21.90। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, देखो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली हार्मोनिक मीन निकल जाता है। आपको चाहिए, आपको मगजमारी करनी है तो पूरी मगजमारी कर सकते हैं आप, कोई घर की बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पेपर में पूरा आएंगे नहीं मगजमारी करना। ऐसे आप पॉइंट में अगर आंसर लिखते बैठोगे फ्रैक्शंस निकाल निकाल के, तो पहले तो आधे राउंडेड ऑफ में पगले हो जाओगे, फिर उसके बाद टोटल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है ना कि ये यूज करो, औजार अपने हाथ में, हथियार अपने हाथ में, अपने को क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सिंपल आपको मैं वापस से ट्रिक बता दे रहा हूँ। सिंपल अगर कैलकुलेटर पे करना है तो 1/10 टाइप करो इज इक्वल्स टू 1/20 इज इक्वल्स टू 1/30 इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, फिर 3 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है बेटा, 1/30 इज इक्वल्स टू 1/40 इज इक्वल्स टू 1/50 is equals to, now press n divided by gt, you will get is equals to दबाने के बाद हार्मोनिक। सिंपली ये कैलकुलेशन फॉलो करो, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर हार्मोनिक मीन का निकल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज इन केस ऑफ हार्मोनिक मीन। अब तुम एक करो या 50 कैलकुलेशन करके देख लो, तुम लोगों को मालूम है आंसर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारी दिली इच्छा है तो यहाँ पे एक मैंने सीरीज देके रखी हुई है, उसका हार्मोनिक मीन मैं निकाल देता हूँ। 1/5 इज इक्वल्स टू 1/15 is equals to 1/25 is equals to 1/35 is equals to 1/45 is equals to 1/55 is equals to, कितने हैं, 3 और 3 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय जी टी इज इक्वल्स टू, मेरा आंसर आ गया 15.9726, 15.98। यानी 1 मिनट भी नहीं लगाया तुम्हारे भाई ने, 1 मिनट बहुत बोल दिया मैंने तुमको, समझाते समझाते बोलते बोलते भी करा है, तो मेरे को आधा मिनट हार्डली लगा होगा, चलो 40 सेकंड लगे होंगे।
ठीक है, तो 15.97 या 98 मेरा आंसर आ गया। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना आसान है ये आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेटर पे निकालना, तो कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हमको पता है क्या है, फॉर्मूला नीचे में 1/x का समेशन और ऊपर n, तो n/1/x का समेशन। तो आप बेसिकली सबसे पहले 1/x निकालो, उसका समेशन उसको नीचे में रखो, ऊपर n है, n डिवाइडेड बाय 1/x का समेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। So this is all about what? This is all about individual series. Now we are moving forward towards discrete series. तो भाई डिस्क्रीट सीरीज तो आओ इजी है, बट थोड़ा अलग है। देखो डिस्क्रीट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आप पता है डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क होगा, फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज का, फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज इज इक्वल टू n/1/x का समेशन ना। तो ये तुमने पूछना चाहिए था सर 1c क्यों डिवाइड कर रहे हैं x को, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज के केस में जो x होता है वो एक ही बार रिपीट होता है। मतलब अगर 25 लिखा है या 5 लिखा है, x 5 15, तो 5 एक ही बार आया है, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज हम उसको बोलते हैं, इसीलिए ये 1 से डिवाइड होता है। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला देखेंगे तो वो यहाँ पे क्या ले लेता है, ये 1 की जगह पे ऊपर तो n ही रहेगा, आपको पता है n और समेशन f एक ही होता है, n अपॉन ये बस अब कर देता है f/x। मतलब आपको इतने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, लॉजिक याद रख लो। यहाँ पे 1 क्यों आता है 1/x में, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही नंबर एक ही बार रिपीट होता है। फ्रीक्वेंट और डिस्क्रीट सीरीज में जो x होता है वो कितनी बार रिपीट होता है, फ्रीक्वेंसी बार, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी बार वो क्या होता है, रिपीट होता है। तो f/x उसका समेशन। अरे सर इतना इजी है क्या सर, कंटिन्यूस सीरीज तुम बता दो सर, कंटिन्यूस में सब कुछ सेम रहेगा सर, f/x की जगह सर m कर देंगे, क्योंकि सर वहां पे x की जगह हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। अच्छा तुम तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमको क्या ही समझाऊं मैं, क्या ही बताओ तुमको भाई, क्या सल्यूट है तुम लोगों को, इतने टैलेंटेड बच्चे, रुलाओगे पगलो तुम तो। ठीक है, तो देखो सिंपल सी लॉजिक याद रख लो फॉर्मूले के अंदर हार्मोनिक के। ठीक है, 1/x उसका समेशन ऊपर है। अब डिस्क्रीट में क्या चेंज हो रहा है, x, क्योंकि इंडिविजुअल में एक बार रिपीट होता था इसीलिए हम उसको 1/x करते थे। डिस्क्रीट में x फ्रीक्वेंसी बार, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी बार x रिपीट हो रहा है। 5 के आगे 2 लिखा है तो 5 दो बार रिपीट हुआ है, 10 के आगे 4 लिखा है तो 10 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 7 के आगे 1 लिखा है तो 7 एक बार रिपीट हुआ है, 8 के आगे 1 लिखा है तो 8 एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये 2 बार रिपीट हो 2 बार रिपीट हुआ है, 4 बार तो 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, इसलिए 1 की जगह मैंने क्या ले लिया f, और आखिरी वाले केस में मैंने क्या ले लिया m। क्यों, क्योंकि सर x थोड़ी ना रहता है कंटिन्यूस सीरीज में, m निकालना पड़ता है, खत्म हो गया पूरा पैथ। सर इतना चिल्लर सर, सर कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे सर आप इनके, कहाँ टाइम वेस्ट करोगे, नहीं नहीं करना तो पड़ेगा यार, दिया है वही वाला कर लेते क्या, चलो वही कर लेते। एक्स दिया है 5 15 25 35 45 55, 5 15 25 35 45 55, 10 20 30 50 40 30, ये हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा f/x का, और उसका क्या निकालना पड़ेगा, f/x का समेशन। f/x का क्या निकालना पड़ेगा, समेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 5/10, सॉरी थोड़ा सा उल्टा चलेंगे ना, 10/5, कैलकुलेटर पे करो 10/5 इज इक्वल टू, दबा दो, मैं चाहिए तो तुमको यहाँ लिखते चलता हूँ इसके साथ साथ मैं कैलकुलेटर पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन चालू तुम्हारे सामने खुला रखो, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। सबसे पहले मैंने करा कैलकुलेटर पे 10/5, 10/5, 10 फ्रीक्वेंसी है, ये x है, तो 10/5 इज इक्वल्स टू, तो 10/5 इज इक्वल्स टू, उसके बाद मेरे को करना पड़ेगा 20/15, 20/15 इज इक्वल्स टू 20/15 इज इक्वल्स टू 20/15 इज इक्वल्स टू, दिखना ना, 30/25 इज इक्वल्स टू 40/, 40
50/35 इज इक्वल्स टू, मैं गलत लिख दिया क्या? नहीं, बराबर है। 40/45 इज इक्वल्स टू 30/55 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहां तक इस तरीके से चलते चलो चलते चलो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करे, सबसे पहले आपने 10, वापस से बता रहा हूँ जो लोग पीछे छूट गए होंगे, क्योंकि सर कंटिन्यूस में नहीं बताऊंगा फिर से मैं। 10/5 इज इक्वल्स टू 20/15 इज इक्वल्स टू 30/25 इज इक्वल्स टू 50/35 इज इक्वल्स टू 40/45 इज इक्वल्स टू 30/55 इज इक्वल्स टू। तो ये दबाने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा जीटी में सेव। अब मेरे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 10, 20, 30, 60, 110, 150, 180। तो मेरा यहाँ पे समेशन एफ जो है वो 180 है। बेसिकली समेशन एफ बोलो या एन बोलो, बात एक ही है। तो मेरा समेशन एफ, या आप उसको एन भी बोल सकते हो, तो समेशन एफ या एन जो है वो 180 आ गया। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय जीटी इज इक्वल्स टू, तो माई आंसर इज 24.33। तो मेरा आंसर यहाँ पे हार्मोनिक मीन का आ रहा है कुछ 24.33। कैलकुलेटर में चेक कर लेना एक बार कि मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, क्या पढ़ाते पढ़ाते मेरा हो सकता है नीचे मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन करने में, तो आप लोग उसको चेक कर लिया करो। ठीक है, यस और नो? यस सर। क्या हो रहा है? बस अब ये खत्म हो जाए तो फिर इसका देख वो कर लेते, फिर खत्म हो गया चैप्टर। गॉट इट? सो ये केस आपका बन गया इस तरीके का। अब आपको चाहिए तो, आपको ऐसा लगता है नहीं सर हमको नहीं जमता है सर, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप एक काम करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में भी करके देख सकते हैं। बस वहां पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। गाइस सिमिलर लाइन्स ऑफ फॉर्मूले है, चाहे आप बात कर लो इंडिविजुअल की, डिस्क्रीट की, कंटिन्यूस की। वेटेड और डिस्क्रीट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, बार बार बोल चुका हूं मैं। ठीक है, जैसे वेटेड हार्मोनिक या कंबाइंड हार्मोनिक में पेपर में पूछते भी नहीं है, लेकिन अगर मान लो पूछे भी तो वेटेड और डिस्क्रीट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। क्या कर दिया मैंने? ठीक है, वेटेड और डिस्क्रीट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ फर्क ये रहता है कि वहां पे हम उसको फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे हम उसकी वेट की बात करते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि कंबाइंड का भी फॉर्मूला आ सकता है, तो फॉर्मूला दिया हुआ है n/n1/hm1 n2/hm2 n1 n2। इस तरीके से फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि याद करना चाहिए, सर याद करना चाहिए कि नहीं, आप ही बता दो। 99.95% चांसेस से नहीं आएंगे, 0.05% चांस है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो याद कर सकते हो तो बहुत इजी फॉर्मूला, तो याद कर लो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। पर उसके चक्कर में पूरा हार्मोनिक मीन छोड़ मत देना, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यूज में आपको समझेंगे। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हार्मोनिक मीन के आगे बढ़ रहे हैं। अब तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, जहां पे तुमको ये चीज क्लियर होगी कि भाई कब हमको हार्मोनिक मीन निकालने की जरूरत रहती है। ठीक है, क्यों निकालने की जरूरत रहती है, फिर कब वाला उसके बाद देखेंगे। पहले क्यों निकालने की जरूरत रहती है वो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं, एक जनरल एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको बोला कि भाई हार्मोनिक मीन स्मॉलर वैल्यूज, जहाँ पे जिसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, मतलब आपकी जो सीरीज है उसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई हाइयर वैल्यूज है लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेजोरिटी जो है वो स्मॉलर वैल्यूज ही हमारे सीरीज के अंदर है, और हमको स्मॉलर वैल्यूज को क्या देनी है? ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो अगर स्मॉलर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है, तो ऐसे केसेस में आपको हार्मोनिक मीन को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जाम्पल आपकी सीरीज दी हुई है 5 या पॉइंट में ले लो चलेगा, चलो 1 2 3 4 500 800।
ठीक है, ये हमारी क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है। इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द क्लास के जो बच्चे हैं या मेजोरिटी ऑफ द क्लास का जो डेटा या कहीं का भी आपके पास जो डेटा है, मैं क्लास बोलते रहते हो बार बार, लेकिन आप कोई भी चीज का डेटा मान सकते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो डेटा है आपका 1 2 3 4 500 800, उसके अंदर आपको ये चीज दिख रही है कि 1 2 3 4 मतलब स्मॉलर नंबर ज्यादा है और बिगर नंबर कम है। तो बट ऑब्वियसली बात है यार, हमको बिगर नंबर जब कम है तो हमको स्मॉलर नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमको बट ऑब्वियसली बात है हम हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करेंगे। बट हम दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों कैलकुलेट करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखते हैं कि किसमें क्या आंसर आता है। सो अगर इस केस में मैं आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, 1 + 2 प्लस, सर ये निकाल लेते क्या, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्या लिखते बेटू इसमें, चलो लिख देता, नहीं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 500 + 800। डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 और 5 6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 500 + 800, ये 6 ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं इसको करता हूँ, सो माई अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, यानी एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 218.33। तो मेरा इसका मीन जो है वो आ जाता है 218.33। ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन तो आ गया 208.33, मतलब दिख ही नहीं रहा है मीन नंबर 1 2 3 4 500 800। ठीक है, कौन से नंबर कहाँ पे कौन से कहाँ पे है, और एवरेज तो कुछ भलते ही जा रहा है, बीच का ही आ रहा है, मतलब अजीब ही एवरेज आ रहा है। मतलब उसके हिसाब से तो देखा जाए तो मेरी क्लास के बच्चों ने एकदम मैं क्या बोलता हूँ, विराट कोहली आके बोलता है, ठीक है, माई बॉयज प्लेड वेल, वही दिख रहा है एवरेज निकाल के देखे तो 218 तो लाए कम से कम। अबे गधे, पूरे की पूरी टीम खराब प्ले करी है, सिर्फ 2 ही लोग अच्छा प्ले करे कायदे से देखा जाए तो। लेकिन सर ये तो एवरेज यही बता रहा था, हम तो उसके हिसाब से बोलेंगे ना, एवरेज के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि तुमने गलत एवरेज चूज किया है। अब अगर तुम निकाल के देखो कौन सा वाला एवरेज, हार्मोनिक मीन, तो देखो क्या आंसर आता है। अब यही सीरीज के अंदर इफ वी कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, ओके सर, इफ वी कैलकुलेट हार्मोनिक मीन इन दिस सीरीज, सो हाउ टू कैलकुलेट, सो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/500, 1/800, ठीक है, 1/800, 1/500। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो भाई साहब अब यहाँ पे आपको निकालना है इसका टोटल, एन अपॉन करके आप निकाल लोगे, मेरे को मालूम है। ठीक है, कितने 6 नंबर है, सो मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, 1/1 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/500 इज इक्वल्स टू 1/800 इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितने 6 नंबर है, तो 6 डिवाइडेड बाय जी टी एम प्लस, मेरा आंसर कुछ आ रहा है हार्मोनिक मीन का, माई हार्मोनिक मीन कम्स टू 2.87। एक बार और चेक कर लेता आपकी तसल्ली के लिए, 1/1 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/500 इज इक्वल्स टू 1/800 इज इक्वल्स टू 6/GT। सो माई आंसर कम्स टू समहाउ 88 ले लेते हैं क्योंकि राउंडेड ऑफ कर दिया। अब तुम खुद देखो, ये सीरीज के हिसाब से एक एवरेज आ रहा है 218 का, एक का एवरेज आ रहा है 2.88 का। तुमको दिल पे हाथ रख के बोलो कौन सा वाला एवरेज प्रैक्टिकल दिख रहा है कि सर ये प्रैक्टिकल एवरेज है, सही एवरेज आया जो आया 2.88। सो उसके बॉयज ने बराबर खेला नहीं, नालायक। 2.88 का एवरेज अगर हार्मोनिक में निकाले तो, अगर सर हमने अर्थमेटिक में निकाला तो 218, सर इतना बड़ा डिफरेंस, हाँ हो सकता है, क्योंकि तुम भलते आंसर तो निकल जाएगा। वो मत बोलो कि आंसर नहीं निकलेगा, अभी कैलकुलेशन करके हर चीज निकलती दुनिया में। ठीक है, सही क्या है, कौन सा सही है, वो मैटर करता है, किसके बेसिस पे डिसीजन लेना है वो मैटर करता है। तो सर
इसके बेसिस पे क्या लेना, डिसीजन लेना चाहिए, इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हार्मोनिक मीन लिख लेना अपनी लैंग्वेज में नीचे में, बाद में तो एग्जांपल ही समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या एग्जांपल था, नीचे में लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि भाई इन केस ऑफ हार्मोनिक मीन व्हेन वी हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉलर नंबर्स रेदर देन हायर नंबर, सो उस केस में हम लोगों के लिए हार्मोनिक मीन क्या रहता है, ज्यादा बेस्ट रहता है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन भलते ही कुछ एवरेज निकाल के दे देगा, क्योंकि वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, हार्मोनिक मीन जो है वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो स्मॉलर नंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हायर नंबर्स को कम देता है। क्लियर? सो दिस इज द केस। इफ ऑल आइटम्स ऑफ or if all items are equal say k then harmonic mean is also k just like geometric mean, अगर सारे इक्वल 2 2 2 2 2 2 है हार्मोनिक मीन भी 2 आएगा, 5 5 5 5 आएगा, 4 4 4 4 आएगा, 3 3 3 आएगा। इफ ईच वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय हार्मोनिक मीन, जो हमने कल ज्योमेट्रिक मीन में भी देखे थे, द टोटल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज रिमेन्स सेम। वो बोल रहा है कि आप जो है हार्मोनिक मीन से आप जो सीरीज है उसकी वैल्यूज रिप्लेस कर ले, मतलब ये सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 800, तो इसकी वैल्यू आ गई हार्मोनिक मीन 2.88, तो आप 1 की जगह 2.88 ले ले, 2 की जगह 2.88 ले ले, 3 की जगह 2.88 ले ले, 4 की जगह 2.88 ले ले, 500 की जगह 2.88 ले ले, 800 की जगह 2.88 ले ले। ठीक है, सो आप क्या कर दो, हार्मोनिक मीन से उसकी सीरीज रिप्लेस कर दो। सो फिर क्या होगा, 1 अपॉन हार्मोनिक मीन 1 अपॉन हार्मोनिक मीन करते जाओगे आप, तो वही आंसर आपका सेम आएगा एज कंपेयर टू 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन x2, इस तरीके से करोगे तो मतलब उनका आंसर और इनका आंसर सेम आएगा। अगेन इट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस ऑफ ओरिजिन, नॉट ऑफ स्केल, हाँ बट नॉट सेम एक्सटेंट, वो फर्क नहीं पड़ता। मतलब इफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, व्हेन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, देन दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू हार्मोनिक मीन ऑफ x। डोंट से सर ये आता नहीं, आज पढ़ा है नालायक, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका पहले केस में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। अब आपको कभी भी अगर पेपर में ये बोला गया ये निकालने के लिए कि फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस कवर्ड, ये एवरेज प्राइस, समझ में आई बात, एवरेज स्पीड या एवरेज प्राइस फ्रॉम अमाउंट स्पेंड या एवरेज डिस्टेंस आपको निकालने को बोला, एवरेज स्पीड निकालने को बोला। सो ऐसे केसेस में भाई साहब आप लोग ना हार्मोनिक मीन बिना किसी से पूछे यूज कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको दे देंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे मैं हार्मोनिक मीन यूज करूँ या अर्थमेटिक मीन यूज करूँ, कौन सा मीन मेरे लिए यूज करना ज्यादा बेटर है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप अर्थमेटिक मीन यूज करके आ जाओगे, बट वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको हार्मोनिक मीन यूज करना था। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस निकालना है कवर्ड या एवरेज प्राइस फ्रॉम अमाउंट स्पेंड निकालना है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या यूज करना चाहिए, कायदे से हार्मोनिक मीन यूज करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो जैसे अगर आपको एग्जांपल नीचे मैं दिखाता हूँ, यहाँ बोल रहा है कार ड्राइवर ट्रेवल्स 420 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, बस गाइस 5-7 तो 10 मिनट और लगेंगे, खत्म हो गया अपना, फिर टेंशन मत लो, ठीक है बस। अ कार ड्राइवर ट्रेवल्स 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर है 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार ड्राइवर ट्रेवल करता है 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। जैसे ही हमारी नजर पड़ी एवरेज स्पीड पे, आंख बंद कर लेना राजा मेरे, और आप क्या निकालना है फिर वहां पे, क्या निकालना है सर, हमको क्या मतलब, हार्मोनिक मीन, दैट्स इट। समझ में आ रही बात, यहाँ पे क्या ही निकालना पड़ेगा हमको, हार्मोनिक मीन निकालना पड़ेगा। क्लियर? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा एवरेज निकालना है, हार्मोनिक मीन वाला एवरेज निकालना है। नीचे भी एक्स ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न बी टू ए 10 किलोमीटर पर आवर, सो ए टू बी के लिए 40 किलोमीटर पर आवर, बी टू ए से 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। सर इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर ये 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1/40 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/40 इज इक्वल्स टू 1/10 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई जी टी इज इक्वल्स टू, सो मेरी एवरेज स्पीड आ गई है 16 किलोमीटर पर आवर। खत्म, डायरेक्ट हार्मोनिक मीन निकाल लो। ऊपर वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लेना। क्लियर? समझा या नहीं समझा? सॉरी, ऐसे एमसीक्यूज भी आएंगे। मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स रिजिडिटी डिफाइंड, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगेन यहाँ पे भी अगर एक आइटम जीरो रहा तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप कोई भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो ठीक है जीरो रहा अगर कोई भी नंबर, एक्स में अगर कोई भी आइटम जीरो रहा तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। गिव्स लार्जेस्ट वेट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यूज को ज्यादा वेट देता है ये, वैल्यू आर मोस्टली अनरियलिस्टिक, ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन अगर स्मॉलर नंबर्स है
ज़्यादा और लार्जर नंबर कम है तो फिर अनरियलिस्टिक नहीं आती है, रियलिस्टिक वैल्यूज आती है हार्मोनिक मीन की। क्लियर सर? इतना इजी था, हमको तो लग ही नहीं रहा था इतनी फटाफट खत्म हो जाएगा। तुम देखो मैं तो कुछ भी नहीं करा, फटाफट खत्म हो गया। अब ये हार्मोनिक मीन वगैरह खत्म होने के बाद ना ये रिलेशनशिप है, ये टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा। पेपर में आपको कई बार पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वेयर ऑल आइटम्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे आइटम सेम है, 5 5 5 5 5 5 5 तो आपका अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, मतलब तीनों आपका सेम आएगा। वापस से अगर आपके ऑल आइटम्स आइडेंटिकल है 5 5 5 5 तो उसका हार्मोनिक मीन भी 5, ज्योमेट्रिक मीन भी 5, अर्थमेटिक मीन भी 5। बट वेयर ऑल आइटम्स आर पॉजिटिव एंड नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव है बट आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं है, 2 2 2 2 नहीं है। पॉजिटिव है बट आइडेंटिकल नहीं है, पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं है मतलब सेम नंबर्स नहीं है, अलग अलग नंबर्स है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज रिमेंबर अर्थमेटिक मीन आपका जो आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक और सबसे छोटा हार्मोनिक। तो पेपर में ये रिलेशनशिप पूछी जा सकती है कि एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। कब होगा ऐसा? जब सारे नंबर पॉजिटिव है और आइडेंटिकल नंबर नहीं है। आइडेंटिकल है तो सब कुछ सेम रहेगा। फॉर टू पॉजिटिव वैल्यूज जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम। अब ये कई बार आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, कोई एच एम जीएम दे दिया जाता है और आपको बोलता है एम निकालो, आपको एच एम और जीएम दे एम और एच एम दिया जाता है, जीएम निकालो। तो कैसे निकाला जाएगा? तो जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम। आप जीएम का स्क्वायर निकाल लो इज इक्वल टू एम इंटू एच एम। इसको अगर और खोलोगे तो ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा इस तरीके से। ये आप एमसीक्यू सोल्व करोगे तो आपको काम आएंगे, जब मैं फिर डिस्कस करूंगा एमसीक्यू तो ये चीज आपको यहाँ पे और एक बार बता दूंगा। बट आपको ये याद रखना है, ये याद रखना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उतना ज्यादा मार्क करो इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आई होप ये चैप्टर अब क्लियर हो चुका है। कुछ बचा है कि देख लेते हैं एक बार, आखिरी आखिरी में क्या बचा है कि कुछ ट्रू और फॉल्स आपको करने हैं, फिर डिस्कस कर लूंगा मैं। ट्रू और फॉल्स कर लेना। चार्ट्स आपको बना के दिए हैं पूरे चैप्टर के, हर जगह के फॉर्मूलेज भी है, प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं चार्ट्स को भी, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपरली हो जाए। रिवीजन के लिए चार्ट्स भी आपको दिए हुए हैं भाई साहब, बोलो आप क्या चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, सूटेबल एवरेज की चॉइस। सारे आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, अर्थमेटिक मीन। टू लोकेट द पोजीशन, मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज फॉर मोस्ट कॉमन मोड। टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉलेस्ट आइटम देन बिग, ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं। टू गिव ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम, देखो दोनों में फर्क क्या है। मोर इंपॉर्टेंस देना है, ज्यादा देना है ज्योमेट्रिक, बट बहुत ज्यादा देना है इंपॉर्टेंस छोटे नंबर्स को, तो फिर हार्मोनिक मीन। अब ऐसे केसेस में ना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, अगर मोर इंपॉर्टेंस लिखा है तो ज्योमेट्रिक मीन इज द करेक्ट आंसर, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस लिखा है तो हार्मोनिक। लेकिन नॉर्मली लिखा है कि इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है हमको स्मॉल आइटम्स को, तो फिर ज्यादा बेटर आंसर क्या है? तो हार्मोनिक मीन इज ज्यादा बेटर आंसर, भले दोनों आपको पेपर में दिए हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस देना है तो हार्मोनिक मीन। ओपन एंडेड के लिए मीडियन अच्छा है, क्वालिटेटिव डेटा मोड के लिए अच्छा है, हम पढ़ चुके ऑलरेडी। टू कंप्यूट एवरेज रेट्स, डिक्रीज इंक्रीज रेशियोज, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे हमने। कंपेयर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विद अनदर कांस्टेंट, एग्जांपल वेरिंग स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हार्मोनिक मीन। अदर केसेस में अर्थमेटिक मीन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ लेना, और नेक्स्ट में हम चालू करेंगे डिस्पर्शन। मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब चैप्टर्स में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, थोड़ा हो सकता है लेक्चर लंबे भी रहे मेरे अब, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब जो चैप्टर्स है ना उसमें टाइम बिल्कुल लगेगा ही नहीं, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं। आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर हार्मोनिक मीन देखे, आपने ज्योमेट्रिक मीन देखे, कितना टाइम लगा उसमें? कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे को जो साचे में आपको डालना था आप ढल चुके हो। ठीक है, अब मैं जैसा आपको बताऊंगा आप लोग वैसे समझने के लिए तैयार बैठे हो। ठीक है, अब आपको स्टैट्स, लॉजिक्स, ये वो, कैलकुलेटर वैल्कुलेटर, आप सब को अडेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो ये अडेप्ट करवाने के लिए मैं जानबूझ के लिए इतने लेक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, जानबूझ के ये करता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरा सब्जेक्ट बहुत छोटा है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 40 नंबर का सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि हम शिद्दत से करें जो करें। ठीक है, तो अडेप्ट करने के लिए मैंने टाइम लगा दिया। अब चैप्टर्स में सिर्फ कॉम्प्लेक्सिविटीज और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी या जो भी चीजें आएंगी नई पुरानी, उसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से लगता नहीं है। अभी तक मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब इसके आगे चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मजेदार चैप्टर इसके बाद वाला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई लोग।